जय हिंद दोस्तों, मैं शमशाद आलम। ARGS क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हर सम्राट एक दिन बच्चा था, हर तलवार एक दिन लोहे का टुकड़ा था। मायने ये नहीं रखता है कि आप क्या हो, मायने ये रखता है कि आप बनना क्या चाहते हो। और आज इसी के साथ क्लास अपना प्रारंभ होता है और वो क्लास है आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है मौलिक अधिकार कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी लोग अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम में, इंडिया का कोई सा भी एग्जाम में अगर एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा की एग्जाम हो रही है तो उसमें सवाल पूछता ही पूछता है आपका फंडामेंटल राइट से। तो आप लोग वीडियो से बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। अब ये ARGS क्लासेस आपको गारंटी देता है कि अगर आप फंडामेंटल राइट्स की क्लास को अगर आप पूरा देखते हैं और पूरा बेहतर तरीके से अगर आप समझ पाते हैं तो आपका एक भी अगर सवाल है वो छूटने वाला नहीं है। तो आज क्लास की ओर हम चलते हैं। वो क्लास है आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में हम जानेंगे। तो मौलिक अधिकार में हमारा 2-3 सवाल पहले कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दे कि कौन कौन सा हमारे पास मौलिक अधिकार है, कितना मौलिक अधिकार है, वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार है, शुरुआती दौर में आरंभ में कितना मौलिक अधिकार था हमारे पास। तो आप लोगों को क्लियर मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था उस वक्त में हमारे पास जो था वो 7 अधिकार था। मौलिक अधिकार हमारा जो था वो 7 था, लेकिन भारत का 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में एक अधिकार को हटा दिया गया और उस अधिकार का नाम था संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। तो हम क्या बोले, कितना भारत का 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में आज हमारे पास जो अधिकार है वो 6 अधिकार है। तो ये 6 अधिकार को हम लोग जानेंगे अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से, और एक एक चीज को कॉन्सेप्ट के रूप में क्लियर करेंगे। अब दूसरी पॉइंट पे हम बात करते हैं कि कौन सा संविधान का कौन सा भाग में मौलिक अधिकार को रखा गया है। तो संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार को दर्शाया गया है। संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार को दर्शाया गया। बात को आप क्लियर तरीके से समझिएगा। अगर आपका सवाल ये पूछता है कि भारत के संविधान में कौन सा भाग में मौलिक अधिकार को रखा गया है, दर्शाया गया है, तो मौलिक अधिकार को भारत के संविधान का भाग 3 में रखा गया है। और कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में हमारा 6 अधिकार को दर्शाया गया है, तो 12 से, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार को रखा गया हमारा। तो हम लोग देखेंगे हमारे पास पहला जो अधिकार है वो अधिकार है आपका समता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है उस चीज को हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे। समानता का अधिकार में हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर 18 के बीच में है। अब ये वाली अगर आप बात में कंफ्यूजन में फंसते हैं कि भैया 14 और 18 यानी कि 4 नहीं, यहाँ पर हमारे पास 14, 15, 16, 17, 18 टोटल 5 अनुच्छेद है हमारा पहला अधिकार में, समता का अधिकार, समानता का अधिकार में। तो हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल आपका क्या था कि कौन सा भाग में आपका रखा गया। तो संविधान का भाग 3 में, संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार को दर्शाया गया है। और दूसरा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आपका मौलिक अधिकार को रखा गया। अब हम चलेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के बारे में, समता का अधिकार के बारे में हम देखेंगे। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है। तो मित्रों आप देखेंगे कि पहला आपका जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है। अनुच्छेद 14 में पहला है विधि। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, जन्म, लिंग, मूलवंश। और अनुच्छेद 14 में आपका रखा गया अवसर का समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। और अनुच्छेद 18 में उपाधि का। तो हम लोग इसको विस्तार रूप से देखेंगे, विस्तार रूप से जानेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या कहता है, समता का अधिकार में, समता का अधिकार, समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 में कहता है विधि के समक्ष, विधि के मतलब कानून, विधि का मतलब कानून, कानून के समक्ष इक्वालिटी, बराबर, यानी कि विधि के समक्ष सब कोई क्या है, समान है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति अगर किसी भी तरह का कोई घटना को अंजाम देता है, चाहे वो बहुत पैसा वाला हो, और एक व्यक्ति ऐसा है कि काफी गरीब है, वो भी उसी घटना को अंजाम देता है और वो बहुत ही गरीब है, तो दोनों व्यक्ति भारत के संविधान यानी कि भारत के कानून के सामने दोनों मुजरिम हैं। तो पहला क्या बताया आपको, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि के कानून के सामने सब कोई क्या है, बराबर है। चाहे अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर चोरी करता है
वो काफी गरीब है, एक व्यक्ति बहुत पैसा वाला है वो भी चोरी करता है, तो कानून के सामने दोनों क्या है, चोर है। तो ऐसे कंडीशन में विधि के सबक समानता। क्लियर। दूसरा पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में आपका ये कहता है कि धर्म, जाति, जन्म, लिंग, मूलवंश के आधार पर किसी को हम विभेद नहीं कर सकते हैं। तो चाहे कोई सा भी धर्म हो हिंदुस्तान में, चाहे वो कोई सा भी धर्म का मानने वाले हो, संविधान के सामने सब कोई बराबर है। ये हमें आर्टिकल 15 में ये अधिकार हमें मिला है। कोई सा भी धर्म का हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, सब कोई भारत के संविधान के सामने, भारतीय संविधान के सामने सब कोई बराबर है। यह हमें अधिकार मिला है अनुच्छेद 15 में। चाहे वो कोई सा भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो या वो क्षत्रिय हो, कोई सा भी हो, सब जो है वो क्या है, इक्वल है। जन्म के आधार पे भी आप विभेद नहीं कर सकते हैं। जन्म के आधार पे फॉर एग्जांपल कि हम किसी दूसरे धर्म में जन्म लिए हैं या हम कहीं और जन्म लिए हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम उसके साथ विभेद नहीं कर सकते हैं। लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर भी आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। अगर वो मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर की भी हम बात करते हैं तो आप उसे भी अधिकार दिया गया है कि वो भी एक भारतीय संविधान के सामने बराबर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, वो सब। मूलवंश आप कहां का हो, आपका मूलवंश कहां से आप हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर, आप भारत के संविधान के सामने सब कोई बराबर है। ये 5 चीज को बताया गया है, धर्म, जाति, जन्म, लिंग, मूलवंश, आर्टिकल 15 में। अब आर्टिकल हम 16 की ओर चलेंगे। आर्टिकल 16 में है अवसर का समानता। फॉर एग्जांपल अगर हम सरकारी नौकरी के पद पे अगर जाते हैं, अगर एक वैकेंसी निकलता है और उस वैकेंसी में हम भी फॉर्म भर रहे हैं, एक जेंट्स भी भर रहा है, एक मेल भी भर रहा है, फीमेल भी भर रहा है, दोनों को एक ही अवसर है, दोनों समान है, उसमें कोई ये नहीं है कि ये जेंट्स है तो ये अगर मेल है तो इसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, वो फीमेल है तो उसको कम प्रेफरेंस दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 14 में अवसर का समानता है, सारे लोगों के लिए एक समान अवसर है। कुछ बात है वो बात पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे कि कुछ आरक्षण दी गई है, आरक्षण का मुद्दा पे हम नहीं जाना चाहेंगे, आरक्षण अच्छा है या नहीं है इस पे हम बहस नहीं करना चाहते हैं। तो अवसर की समानता हम यहाँ पे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज कि 8 घंटा एक मेल भी ड्यूटी कर रहा है, एक काम कर रहा है, ठीक है, टीचिंग का काम कर रहा, 8 घंटा वो भी कर रहा और 8 घंटा जो है कि एक फीमेल भी कर रहा। अगर ये दोनों अगर एक ही काम को सेम मतलब ड्यूरेशन सेम आने की आवर में कर रहा तो उसको सेम पेमेंट भी मिलनी चाहिए। ये अवसर वाली बात है, सेम पेमेंट की बात होगी। ऐसा नहीं कि वो फीमेल है तो उसको कम मिलेगा, ये मेल है तो उसको ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा अनुच्छेद 16 में इस चीज की समानता प्रदान किया है। अब हम चलेंगे अनुच्छेद 17, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अगर हम पिछले दौर में अगर चले जाएं तो छुआछूत की एक ऐसी हिंदुस्तान में एक ऐसी कैंसर था, एक ऐसा कैंसर बीमारी के रूप में उपज था कि जिसको खत्म करना ही बहुत जरूरी था, क्योंकि हर लोग को एक साथ एक बराबर चलने का अधिकार होनी चाहिए। तो इस चीज को खत्म कर दिया गया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया वो अनुच्छेद 17 के तहत। अगर आज के दौर में किसी भी व्यक्ति को अगर छुआछूत के नजर से कोई देखता है तो वो एक मुजरिम है, आप उसके ऊपर ऑब्वियसली जो है कि आप अनुच्छेद 17 के तहत उसके ऊपर आप अटैक कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है और पूछता ही है आपको। अब हम चलेंगे अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये उपाधि का अंत, ये भी सवाल पूछा गया है। आप थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझिएगा कि उपाधि का मतलब क्या है। जिस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले जिस समय अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में शासन कर रही थी, उस वक्त में कुछ जो काफी जो है कि उसके कह सकते हैं कि इर्द गिर्द में घूमने वाले उसके बहुत ऐसे चहेते लोग होते थे अंग्रेजी हुकूमत के समय में, जिसको उपाधि दिया जाता था, जैसे सर की उपाधि, नाइट की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, राय की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, ये सारा उपाधि दिया जाता था उनको और वो उस उपाधि में बहुत ज्यादा घमंड भी करते थे।
तो जब ये संविधान का निर्माण किया गया तो संविधान में इस चीज को लिख दिया गया कि भैया उपाधि को अंत कर देना चाहिए, और हमारा उपाधि जो है वो अंत कर दिया गया। तो एक मन में सवाल आता होगा कि फिर ऐसा क्या, अभी भी तो है, अभी कुछ है, लेकिन वो एक अलग चीज था और ये एक अलग चीज है। जब हम समाज में कोई बेहतर काम करते हैं तो हर कोई का मन में होता है कि अगर हम समाज के लिए अच्छा वर्क करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमको सम्मान मिलना चाहिए। तो आज जो है कि स्वतंत्र भारत में हमारा कुछ सम्मान आने की कुछ उपाधि है हमारे पास, जैसे भारत में भारत रत्न है, जैसे पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, ये सारे हैं जिनको दिया जाता है। अगर हम सेना की ओर चलेंगे तो अशोक चक्र है, वीर चक्र है, ये सारी चीजों से उनको नवाजा जाता है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए था समता का अधिकार में। तो समता का अधिकार में आपका जो है कि अनुच्छेद कितना से कितना के बीच में, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में, यानी कि समानता का अधिकार को दर्शाया गया है। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा, विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सब कोई बराबर है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, जन्म, लिंग, मूलवंश के आधार पर विभेद आपको नहीं करना है किसी को। अनुच्छेद 14 में अवसर का समानता है, हर कोई यानी कि क्या है कि सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए। अनुच्छेद 17 में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत की जो बीमारी थी हमारे देश में, उस यानी कि उस बीमारी को खत्म कर दिया गया हमारा अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत किया गया, और वो उपाधि अंग्रेजी हुकूमत के समय में जो भारत के लोगों को यानी कि एक लॉलीपॉप के तरह हम देख सकते हैं कि उसको प्रलोभन की तरह उनको दिया जाता था, वो सारे चीज को खत्म करके आज भारत में भी कुछ जो है कि उपाधि है, लेकिन वो उस वक्त की उपाधि और आज की उपाधि में बहुत सारा अंतर है। ये क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये सारी बात। अब हम चलेंगे दूसरा अधिकार, और वो दूसरा अधिकार हमारा जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, 19 से 22 के बीच में, इस बात को क्लियर समझिएगा। अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में रखा गया। तो 19, अब 19 का हम देखेंगे कि पहला जो है कहता है कि अनुच्छेद 19 का का, अनुच्छेद 19 का खा, अनुच्छेद 19 का गा, अनुच्छेद 19 का घा, अनुच्छेद 19 का अंगा, अनुच्छेद 19 का छा, चा छूटा हुआ, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा बात को। तो हम पहला कह रहे हैं अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है लोगों के पास, प्रेस की स्वतंत्रता, जो आज प्रेस की स्वतंत्रता मिली वो अनुच्छेद कितना के तहत, अनुच्छेद 19 का के तहत, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता है। सपोज फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अगर आज वर्तमान की सरकार अगर किसी भी तरह का कोई नियम कानून अगर लागू करता है और वो नियम कानून अगर देश के हित में नहीं है, तो आपको संविधान अधिकार दिया है कि आप उस नियम और कानून के खिलाफ आप आवाज बुलंद कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। और वो कौन सा अनुच्छेद के तहत, वो अनुच्छेद 19 का के तहत आपको यह अधिकार मिला है, अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी। लेकिन आप दायरे में रह के, ऐसा नहीं कि आपको अगर बोलने की अधिकार मिला तो आप कुछ भी बोल बैठे, ऐसा नहीं है। तो इसमें हम क्या बताएं, अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें एक दो पॉइंट और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक 2004 और 2005, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2005। तो 4 में हम बात करेंगे, आप लोग स्टील का फादर आप लोग को पता होगा कि किंग ऑफ स्टील, जिसको हम लोग जिंदल परिवार कहते हैं, वो जिंदल परिवार यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस करता है संघ की सरकार के विरुद्ध, और वो संघ की सरकार के विरुद्ध में केस करने के बाद कहता है कि हर भारतीयों को झंडा फहराने का अनुमति, एक अधिकार होनी चाहिए, झंडा फहराने का। 2004 में, बात को क्लियर समझिएगा, जिंदल परिवार, किंग ऑफ स्टील, जिंदल परिवार ने एक केस करता है, और केस करने के बाद कहता है कि झंडा फहराने का अधिकार को भी मौलिक अधिकार
होनी चाहिए, मौलिक अधिकार में उसको रखनी चाहिए। तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी को यानी कि ये हमें अधिकार दिया कि हर भारतीय झंडा फहरा सकते हैं, अपने घर में झंडा फहरा सकते हैं। जो हमें अधिकार मिला है वो 2004 से मिला। कौन सा परिवार ने ये अधिकार दिलाया? तो जिंदल परिवार ने दिलाया 2004। क्लियर? 2004 में हम बात की है झंडा। 2005 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हम लोग को बहुत ही पावर मिला है, और वो पावर है राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आज हमारा एक मौलिक अधिकार हो गया, और इसको 2005 में यानी कि संविधान का अनुच्छेद 19 का काम में दर्शाया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप किसी भी सरकारी, गैर सरकारी में वो संस्था, जो संस्था भारत सरकार से टच में है, भारत सरकार से कुछ ना कुछ बेनिफिट लेता है, तो वैसे कंडीशन में हम वहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि क्या है कि उससे मांग सकते हैं, पूरे साल का लेखा जोखा मांग सकते हैं उससे। तो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में तो बड़ा इंपॉर्टेंट दो को इसमें इंक्लूड हुआ, दो आने के अधिकार हमारा। पहला अधिकार झंडा और दूसरा अधिकार आरटीआई और झंडा। 2004 में झंडा, आरटीआई 2005 में। क्लियर? किसमें दर्शाया गया? अनुच्छेद 19 का काम है। और एक सबसे मजेदार बात है और सबसे बड़ा अच्छा वाली ये बात लगती है कि इस वक्त में 2005 और 2004 में जब इस तरह का मौलिक अधिकार हम भारतीयों को मिला, तो उस वक्त में भारत के जो राष्ट्रपति थे, महामहिम थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिनका नाम लेने से जो है आज भी यानी कि लोग श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं, और वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। क्योंकि उनको शिक्षा में बहुत ज्यादा मन लगता था, उनको बच्चे को प्रोत्साहन करने में बहुत अच्छा लगता था, वो उनकी शौक भी था भाषण देना, ठीक है। और ऐसे वक्त में आपको पता होगा कि जिस दिन उनकी देहांत हुई थी, शायद किसी यूनिवर्सिटी में वो कहीं ना कहीं जो है कि वो क्या कर रहे थे, भाषण, बच्चों को भाषण ही दे रहे थे, और वहीं उनकी मौत हुई। तो आप ये भी चीज को क्लियर, इस बात को आप समझ ले कि उस वक्त में 2004 और 5 के दरमियान में भारत के जो महामहिम थे, राष्ट्रपति थे, वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। अनुच्छेद 19 का खा, अनुच्छेद 19 का खा में सम्मेलन करने का अधिकार है। सम्मेलन शांतिपूर्वक, बिना शस्त्र का, आप लाठी डंडा लेके सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 19 का खा में कहता है कि आप हिंदुस्तान का कोई सा भी कोना में आप जाके क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लाठी डंडा लेके नहीं कर सकते हैं, शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 का गा में कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। आप संघ बना सकते हैं, चाहे वो छात्र संघ हो, चाहे वो मजदूर संघ हो, या किसी भी तरह का संघ है, या आप भारत की राजनीति पार्टी भी बना सकते हैं, आप क्षेत्रीय पार्टी भी बना सकते हैं। ये सारी चीज बनाने के जो अधिकार हमें, संघ बनाने का, संगम बनाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद कौन सा में दिया गया है? अनुच्छेद 19 का गा में दिया गया है। आप कहता है अनुच्छेद 19 का घा में कहता है कि आबाद संचरण यानी कि कहीं भी आप घूम सकते हैं, हिंदुस्तान का कोई सा भी कोना में, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की अगर हम बात करें, तो आप कहीं भी आने की घूम सकते हैं। आपको घूमने के लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि घूमने की स्वतंत्रता हमें आने का हमारा मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 का घा में दिया गया। अनुच्छेद 19 का अंगा में दिया निवास करने का। अगर कोई झारखंड का व्यक्ति अगर महाराष्ट्र में जाके सेठ बन के अगर निवास करना चाहता तो वो कर सकता है, उसे आजादी है, उसे संपूर्ण आजादी है कि वो कहीं भी हिंदुस्तान का कोई सा भी कोना में जाके वो बस सकता है, निवास कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे कि 370 जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर पे जिस समय लागू था, उस समय आप जो है कि जम्मू कश्मीर में आप निवास नहीं कर सकते थे। आप घूम सकते थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन आप निवास नहीं कर सकते थे। वहां जमीन खरीद कर आप घर मकान नहीं बना सकते थे। लेकिन मोदी जी का बहुत अच्छा एक डिसीजन, अनुच्छेद 370 को हटाकर अब जो है कि वर्तमान में अभी आप क्या कर सकते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में भी अपना निवास स्थान बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 एक था जो आपका जो है कि संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया और आर्टिकल 300A में उसको इंक्लूड कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। जो यानी कि इसके ऊपर हमें डिस्कशन नहीं करना, हम उस क्लास में डिस्कशन करेंगे।
अनुच्छेद 19 का 6 में क्या कहता है? उपजीविका। हिंदुस्तान का कोई सा भी कोना में आप जाके क्या है कि अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, उपजीविका आप कर सकते हैं, कमा सकते हैं आपको, यानी कि ये आपका फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकार है। आपको इसके ऊपर कोई बाध्य नहीं है कि आप वो वाले क्षेत्र में नहीं जा सकते, चाहे वो वाले क्षेत्र में आप उपजीविका नहीं कर सकते। आप हिंदुस्तान का कोई सा भी कोना में आप अपना उपजीविका जीविकोपार्जन आप कर सकते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका 19 का खा गा घा अंगा छा। अब आता है अनुच्छेद 19 का 20, अनुच्छेद 19 का 19B। अनुच्छेद 20 में क्या कहता है? अनुच्छेद 20 में कहता है दोष सिद्ध करने का आपके पास अधिकार है। अगर कोई मुजरिम, अगर किसी को आप मुजरिम कहते हैं तो आपको दोष सिद्ध करना होगा कि वाकई में वो मुजरिम है या नहीं है। अगर वो मुजरिम है तो उसके पास 3 आने के अधिकार उसे मिला है। तो हम देखेंगे इसे 3 अधिकार मिला है। वो 3 अधिकार कौन कौन सा है? आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति मुजरिम है या अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है या मुजरिम है, सपोज कोई एक व्यक्ति ऐसा है कि 2017 में वो एक चोरी किया, तो वो चोरी किया उस समय वो चोरी का सजा जो था वो 6 महीना था 2017 में। लेकिन जिस समय वो चोरी किया तो तुरंत तो उसको जो है कि सजा तो मिलेगा नहीं, तुरंत जो है कि सजा उसको सुनाया नहीं जाएगा। लंबा केस चला, केस चलने के बाद 2020 में उसका आने की सजा सुनाया गया और उस चोरी का 2020 में जो सजा का प्रावधान था वो 6 साल था, लेकिन 2017 में जो सजा का प्रावधान था वो 6 महीना था। लेकिन सजा सुनाया कब गया उसको? चोरी कब किया? चोरी किया 2017 में, सजा सुनाया गया 2020 में, लेकिन उसको जो सजा मिलेगा वो 6 साल के लिए मिलेगा या 6 महीने के लिए मिलेगा। तो आप लोग को दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा लेना होगा कि उस व्यक्ति को 2007 के आधार पर जो 6 महीने का प्रावधान था सजा का, वही सजा उसको मिलेगा। पहला, ये 3 पे पहला क्लियर। दूसरी पॉइंट पे क्या कहता है कि एक जुर्म के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति एक बार चोरी किया तो उसको एक ही बार सजा मिलेगा, उसको बार बार सजा उसी जुर्म के लिए बार बार सजा नहीं दे सकते हम लोग, 2 बार 3 बार नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर वो व्यक्ति अगर एक बार चोरी किया तो उसे एक बार ही सजा दिया जा सकता है। और तीसरी पॉइंट में कहता है कि उस मुजरिम को हम फोर्स नहीं देंगे, यानी कि न्यायालय या कानून उसको फोर्स नहीं देगा कि तुम अपने खिलाफ ही गवाही दो कि हाँ हम चोरी किए हैं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो उनका अधिकार है। तो इसमें हम 3 पॉइंट पे डिस्कशन किए। वो 3 पॉइंट आपका क्या क्या था कि उस व्यक्ति को 2017 में 6 महीने का प्रावधान था तो 6 महीने का सजा मिलेगा, लेकिन सजा उसको सुनाया कब गया? सजा सुनाया गया 2020 में, उसको सजा मिला 2017 के प्रावधान के हिसाब से। दूसरी पॉइंट में ये कहता है कि एक जुर्म के लिए एक बार ही सजा मिलेगा। तीसरी पॉइंट में ये कहता है कि उस व्यक्ति को हम फोर्स नहीं कर सकते कि तुम अपने ही खिलाफ आने की क्या करो, गवाही दो कि हाँ हम चोरी किए हैं। अब कहते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही व्यापक है। इसमें कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने की इजाजत नहीं है। आत्महत्या वो नहीं कर सकता है क्योंकि वो उनका अधिकार नहीं है। इसमें क्या है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में आपके पास व्यापक है, बहुत सारा इसमें अधिकार मिला है। जैसे हमें शुद्ध वातावरण चाहिए, यह हमारा मौलिक अधिकार है, वो आर्टिकल 21 में मिला है। शुद्ध वातावरण, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, हमारा निजता है, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, हमें बढ़िया से सोना है, ये सारे चीज को जो मिला है वो हमें आर्टिकल 21 में मिला है। तो काफी व्यापक है। इसमें क्या है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आपको अच्छा सा आपको जो है कि हवा चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, ये सारा चीज जो है वो किसमें मिला है? आपका आर्टिकल 21 में मिला है। 21 2002 में 21A कैपिटल ए 2002 में अटल जी की सरकार थी, संविधान का एक संशोधन किया गया, संविधान का 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। और 2002 में इस बात को कहा गया कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाना, निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। बात को समझिएगा, 21A कैपिटल में, क्योंकि जब कभी
बाद में जब जोड़ा जाता है कोई सा आर्टिकल को तो उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। तो इसीलिए 21 का ए में 2002 में एक संविधान संशोधन किया गया। वो संविधान संशोधन जो था 86वां संविधान संशोधन 86 यानी कि 2002 में किया गया। इसका क्या था कि हर बच्चा को 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये कानून बनाया, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये सारा चीज को दिया गया। क्लियर? इस समय की जो सरकार थी वो अटल जी की सरकार थी। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 22 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी। अनुच्छेद 22 में भी, क्योंकि 20 में हम 3 पॉइंट को देखें तो अनुच्छेद 22 में भी हम 3 पॉइंट को देखेंगे। इसमें 3 पॉइंट को क्या क्या कहता है उस चीज को हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे गिरफ्तारी अनिरोधक वाली बात है। हम कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति का अपना एक अधिकार है कि वो कानून से पूछ सकता है कि आप कौन से कौन कारण से आप मुझे गिरफ्तार किए हैं, आखिर कारण क्या है गिरफ्तारी का। तो ये उस व्यक्ति का, गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति का अपना एक अधिकार है कि वो न्यायालय से पूछ सकता है कि क्या कारण है कि आप मुझे गिरफ्तार किए हैं, कानून से पूछ सकता है। दूसरी पॉइंट में कहता है कि वो व्यक्ति जो गिरफ्तार किया हुआ, वो व्यक्ति जो है वो क्या है कि वो व्यक्ति अपने लिए एक वकील रख सकता है, क्योंकि आजाद भारत में हमें यह अधिकार मिला है। क्योंकि इससे पहले जिस समय अंग्रेजी हुकूमत की शासन चल रही थी उस समय एक रॉलेट एक्ट था, उस एक्ट में ना कोई दलील ना कोई अपील, डायरेक्ट सजा होता था। लेकिन हिंदुस्तान में आज दलील भी है, अपील भी है, वकील भी है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति के पास अपना एक अधिकार है कि वो अपना क्या रख सकता है, एक वकील रख सकता है। और तीसरी पॉइंट में क्या कहता है कि तीसरी पॉइंट में इसका इस बात को कहता है कि गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये उनका 3 अधिकार है। लेकिन निरोधक की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 चीज उस निरोधक में नहीं जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को अगर हम पकड़े हैं और पकड़ने के बाद उसके ऊपर टाडा का केस लग गया, रासुका लग गया, पोटा लग गया, मकोका लग गया, ऐसे व्यक्ति को वो 3 अधिकार नहीं मिलेगा जो सिंपल व्यक्ति को जो मिला था। वो 3 अधिकार, ये 3 यहां पे नहीं मिलेगा। अगर कोई विदेशी व्यक्ति को भी किसी जुर्म में, देशद्रोही या फिर हमारे इंटरनली कोई जुर्म में अगर उसे गिरफ्तार किया गया तो वो भी व्यक्ति को वो 3 अधिकार नहीं मिलेगा जो आम भारतीय नागरिक को मिलता है। क्लियर हो गया होगा? तो हम लोग समझ गए यहां पर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में आपका क्लियर हो गया होगा ये सारे पॉइंट को। अब 1 2 3 पॉइंट को हम और डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी इस बात को आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि मौलिक अधिकार को कहां से हम लोग लिए हैं। तो अमेरिका से हम लिए हैं। मौलिक अधिकार को कहां से लिए? अमेरिका से लिए। संविधान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सवाल बनता है और बहुत बार पूछा गया वो सवाल है कि संविधान का कौन सा भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया। संविधान के कौन सा भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया? तो हम लोग देखेंगे मैग्ना कार्टा कौन सा भाग को? तो भाग 3 को। क्लियर? संविधान का भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया। अब मैग्ना कार्टा है क्या? तो आज से लगभग 800 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। 800 साल पहले जिस समय ब्रिटेन में राजा रानी की हुकूमत चल रही थी तो उस समय में क्या था कि अपने मजदूरों को वो एक अधिकार दिए थे और वो जो अधिकार पत्र का जो नाम था वो मैग्ना कार्टा था। लगभग 1215 ईस्वी में यानी कि कुछ मजदूरों को अधिकार दिया गया था वो राजा रानी के द्वारा और उस पत्र का जो नाम था वो मैग्ना कार्टा था। इसीलिए भारत का कौन सा भाग को, भारतीय संविधान का कौन सा भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया? तो भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया 1215 ईस्वी। क्लियर? अब यहां के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब थोड़ा सा देखिएगा कुछ ट्रिक वेज, मतलब आपको जो भूलने की आदत होगी उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे आ से अधिकार, आ से अमेरिका। क्लियर? अगर मौलिक अधिकार पूछे कहां से लिया गया तो आ से अधिकार, आ से अमेरिका। अगर भाग में भी देखें तो 3 का जो नक्शा है वो नक्शा कैसा है? आ के जैसा ही है।
तो ये भी हम देख सकते हैं भाग 3। अनुच्छेद में भी अगर हम 3 चले तो यहां भी देखें, एक 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 और 2 को जोड़े तो भी 3 आ जाता है, और 35 का पहले भी कितना है, 3 है। तो सारा चीज रिलेटेड 3 3 3 से कहीं ना कहीं मिला हुआ है, यानी कि 3 का जो शक्ल होता है वो कैसा होता है, आ होता है। तो आज से अधिकार, आज से अधिकार, आज से अमेरिका, भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इस चीज को रखा गया। तो आज हमारा 2 चीज क्लियर हुआ और इस चीज को हम लोग विस्तार रूप से देखें। आने वाले क्लास में अब इसका पार्ट 2 जो हमारा 4 अधिकार अभी जो बचा हुआ उस 4 अधिकार को हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे। आप क्लास में बने रहें, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। आप पूरे वीडियो को अगर अंतिम क्षण तक अगर आप देखते हैं तो मुझे उम्मीद है और आशा भी है कि आपका ये जो 2 अधिकार आज बताया गया, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई सा भी कंफ्यूजन कहीं पे भी हो आपको, तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये नहीं समझ में आया। तो हमारी एक प्रयास होगी कि आने वाले वक्त में आपको जो है कि और इससे बेहतर भी आपको बताया जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।